नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। पाकिस्तान का बत्ती गुल होने वाला है। मालदीव्स का हाल बेहाल है। बांग्लादेश पाकिस्तान के राह पे चल पड़ा है। देखिए दोस्तों, विकसित भारत के आस पड़ोस के जो मुल्क या राष्ट्र हैं उनका हालत क्या हो चुका है और क्या बनने जा रहा है। दोस्तों, आज के डेट में पाकिस्तान आईएमएफ से भीख मांग मांग के थक चुका है, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी मुल्क बन चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस बात का जिक्र एक इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं, उनका नाम है आतिफ रहमान मियाँ। उन्होंने अपना एक जो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, उन्होंने उस पर एक पोस्ट डाला हुआ है। मैं उसको 2 लाइनें हैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, पाकिस्तान्स डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल डेट्स, its unfunded pension liabilities and the zombie power sector has pushed Pakistan into a deep fiscal crisis. It's hard to think of another country in as bad shape. दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी या जो बाहरी कर्ज जो है, कर्ज बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर से उनका जो पेंशन है, पेंशन का जो लायबिलिटी है, सरकारी मुलाजिमों को और मिलिट्री के जो मुलाजिमों को, रिटायर्ड लोगों को जो पेंशन देते हैं वो लोग, उन्होंने उसका फंड मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है। तो क्या हुआ, पेंशन फंड जब मैनेज नहीं किया हुआ है, पूरा बोझ आके पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर, तो इतना भार वो गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या है, बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स चाइना ने बनाए हुए हैं। अब चाइना ने पैसे खर्चे हैं तो उसको वापस करने हैं पैसे। तो इससे क्या हुआ, वो एक जो है एक भयंकर रूप लेके आ गया है, इसलिए ज़ॉम्बी बोल रहे हैं उसको। तो ज़ॉम्बी पावर सेक्टर हैज़ पुश्ड पाकिस्तान इनटू अ डीप फिस्कल क्राइसिस। तो इकोनॉमी का जो बोझ है, बिल्कुल पाकिस्तान को एक इस ऐसी स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है कि दुनिया में कोई और देश ऐसी स्थिति में है नहीं आज की डेट में। देखिए, ये जो आतिफ रहमान मियाँ जो हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था ब्लॉग पोस्ट में। मैं उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये पोस्ट के बाद उनका आर्टिकल भी पढ़ा है। उसमें उन्होंने डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान के जो मूल के लोग हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनकी सोच भी ये है कि पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, इकोनॉमिकली वो ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। अब पाकिस्तान का इस हालत में अब छोटे मियाँ जो है, अपने जो शहबाज शरीफ, वो अभी बैठे हुए हैं कि आईएमएफ से कब भीख मिलेगा 7 बिलियन डॉलर्स का, और उस भीख से वो अपना देश चलाएंगे। लेकिन आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उन्होंने उनके साथ ये बात की थी और उन्होंने कहा था कि देखो भाई पाकिस्तान वालों, एक काम करो, जो तुम्हारा जो 12 बिलियन डॉलर का जो लोन है, तुम्हें अभी वापस करने हैं कई देशों को। तुम्हारे दोस्त है ना, सऊदी है, चाइना है, यूएई है, तो उनसे लोन लिया हुआ है तुम लोगों ने, तुम्हें उनको वापस करने हैं। तो पहले एक काम करो, उसका रिस्ट्रक्चरिंग करो, बोलो उनको कि ये जो लोन है मैं वापस बाद में करूँगा। इसी कंडीशन पे आईएमएफ ने कहा है कि अगर वो बाद में लेंगे लोन वापस, तभी जाके मैं ये 7 बिलियन डॉलर का लोन किश्तों में तुम्हें दूंगा। अब पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने कहा है कि ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। तो पाकिस्तान ने कहा है कि सऊदी से कि मुझे भाई और 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन दे दो, क्योंकि ना मेरे पास फाइनेंशियल गैप जो है वो 2 बिलियन डॉलर का है। तो अगर तुम 1.2 बिलियन डॉलर्स दे दो तो मेरा ये फाइनेंशियल गैप ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, पंजाबी लोग ना दिमाग भी कैसे चलाते हैं। ये जो बोझ बना हुआ है ना, जो 2 बिलियन डॉलर का
फाइनेंशियल गैप कैसे बना? जो पंजाब का गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने सब्सिडी दे दी इलेक्ट्रिसिटी में लोगों को कि भाई लोग जलाओ, बिजली जलाओ और कम पैसे में बिजली जलाओ, मैं तुम्हें सब्सिडी देता हूँ, भरपाई तुम्हारी गवर्नमेंट करेगा। तो इससे क्या हुआ, ये क्यों करा इसने? बड़े मियाँ का बेटी, बड़े मियाँ मतलब नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, वो है पंजाब का चीफ मिनिस्टर, और चचा है छोटे मियाँ शहबाज शरीफ। तो अब वही परिवार तो मुल्क चला रही है, तो ताव में आके सब्सिडी दे दी। सब्सिडी कितने का सब्सिडी दिया है उन्होंने? 45 बिलियन से 90 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का सब्सिडी। 2 महीने की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है लोगों का उसके ऊपर सब्सिडी इन्होंने दे रखी है। तो इससे क्या हुआ, इनका जो फाइनेंशियल गैप बढ़ के इतना बड़ा खड़ा हो गया। 2 बिलियन डॉलर्स के फाइनेंशियल गैप है। अब आईएमएफ का क्या कहना है? आईएमएफ बोल रहा है कि भाई देखो, तुम सब्सिडी नहीं दे सकते हो, तुम्हें किसी चीज़ का सब्सिडी किसी को नहीं दे सकते हो, अपना जो इकोनॉमी को पूरा स्ट्रीमलाइन करो तब जाके लोन मिलेगा, और जितने भी तुमने लोन लिए हुए हैं दूसरे देशों से उसको रिस्ट्रक्चरिंग कराओ। अब मज़े की बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान जो है उसने चाइना से सबसे बड़ा कर्ज ले रखा है। वो CPEC का प्रोजेक्ट जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना बना रहा है पाकिस्तान, उसके फ़ायदे के लिए प्रोजेक्ट बना है चाइना का पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो पाकिस्तान पूरा बेयर कर रहा है, क्योंकि ना पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। सड़कें बन रही है पाकिस्तान, लेकिन जुड़ रही है चाइना को। ग्वादर पोर्ट से माल लाद दी जाएंगी और वो जाके पहुंचेंगी जिनजियांग प्रोविंस। POK, हमारा जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा कश्मीर का एक भाग है, उससे क्रॉस करेगा। अब देखते हैं भविष्य में क्या होने वाला है उस बात को लेके। लेकिन अब क्या है, पाकिस्तान बल्ले बल्ले कर रहा था कि भाई हाँ, ये तो रोड बना देंगे चकाचक, फिर मैं तो बिजनेस करूंगा चाइना के साथ और रातों रात करोड़पति, अरबपति, खरबपति। अब क्या है, अब लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा है चाइना के साथ। बोल रहा है कि चाइना, मेरे अब्बू थोड़ा तो लोन का रिस्ट्रक्चरिंग कर दो, अभी मैं वापस नहीं कर सकता हूँ लोन, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, मोहलत दे दो कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा लोन। चाइना वाले बोल रहे हैं कि बेटा मैं तो जितने पैसे दे रहा हूँ तुम्हारे तो जर्नल कर्नल सब खा दे रहे हैं, बाहर मुल्कों में, अमेरिका में मकाने बना रहे हैं, UK में मकान बना रहे हैं, सऊदी में मकान बना रहे हैं, तो आधे पैसे तो तुम लोग निकल गए हो, तुम्हारे अफसर, सरकारी अफसर, पॉलिटिशियंस और जर्नल और कर्नल जो आर्मी के हैं वो तो निकल गए हैं। अब वापस करो बेटा पैसे। क्या करेंगे अब पाकिस्तान तो है। और IMF क्या बोल रहा है, बेटा तू अपना विदेशी जो लोन है उसको रिस्ट्रक्चर कर, अगर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेगा एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो अब फंस गया है पाकिस्तान, सामने जो है खाई है, पीछे कुआं है, करे तो करे क्या। तो वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट 2000 जो इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट जो आता है, तो 2023 का रिपोर्ट क्या कहता है? 2023 का रिपोर्ट कहता है कि पाकिस्तान ने जो विदेश से जितने देशों से उसने कर्ज लिया हुआ है उसका 72% जो है उसने चाइना से लिया हुआ है। मान के चलिए अगर उसने विदेशी देशों से 100 रुपये उसने उधार लिए हैं तो 72 रुपये उसने सिर्फ चाइना से लिए हुए हैं। तो सोचिए कितना बड़ा लोन चाइना से उसने लेके रखा हुआ है। और चाइना तो जहाँ उसे फ़ायदा दिखेगा वही बिज़नेस करेगा, और नफ़ा नुकसान उसको बहुत अच्छी तरह से आता है, और एग्रीमेंट भी वो वैसे ही साइन करवाता है कि एक बार फंसे तो फंसे। इसीलिए तो कहा जाता है कि चाइना इज़ एन एक्सपर्ट इन डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो अब IMF, जब ये तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, IMF ने क्या कहा? IMF ने कहा कि भाई पाकिस्तान, तुम हमें बताओ कि चाइना से तुमने कितना कर्ज लिया हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी बताते ही नहीं है कि कितना कर्ज है। बोले ठीक है भाई, तुम नहीं बताओगे तो पहले तुम जो है $12 बिलियन का रिस्ट्रक्चरिंग करो लोन का,
उसके बाद जब मुझे लगेगा कि तुम ये जो लोन लेके तुम वापस नहीं करने वाले हो चाइना को, तभी जाके मैं तुम्हें $7 बिलियन का लोन दूंगा, वरना फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, जाओ भागो यहाँ से। अब ये बातचीत हुई थी जुलाई महीने की 12 तारीख को इसी साल पाकिस्तान के ऑफिशियल्स और वर्ल्ड IMF के ऑफिशियल्स के बीच में कि ये लोन दिया जाएगा अगर रिस्ट्रक्चरिंग होगा। तो उनका जो पाकिस्तान को लेके जो IMF का मीटिंग जो है वो टलता रहा क्यों पाकिस्तान रिस्ट्रक्चरिंग कर ही नहीं पा रहा है, और बाहर के मुल्कों से जिनसे भी लोन मांग रहा है वो लोन देने से इनकार कर रहे हैं। जुलाई महीने में कहा जाता है कि 450 के आसपास मिलियन डॉलर्स, बिलियन नहीं, 450 मिलियन डॉलर्स के आसपास ग्रांट्स एड वगैरह से मिला के कुछ बाहर से कुछ पैसे आए हैं। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। अब याद है आपको शहबाज शरीफ इससे पहले जब जो है उनके वज़ीर आज़म हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान के, इस इलेक्शन से पहले, तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने पब्लिकली कहा था ये बात, उन्होंने कहा था कि हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो भी हमें भिखारियों की नज़र से देखते हैं। अगर मैं किसी को फ़ोन करने की कोशिश करता हूं तो वो पहले सोचते हैं कि यह कहीं पैसे मांगने के लिए फ़ोन तो नहीं किया है इसने। कई बार तो विदेशी मुल्क के जो उनके लीडर्स थे, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, शेख हो, कोई भी हो, वो बिल्कुल फ़ोन भी नहीं उठाते थे, क्योंकि ना उनको पता था कि यार इसने फ़ोन करा है मतलब पैसे मांगेगा। यार कैसा भूखा भिखारी मुल्क है, मुंह उठा के आ जाते हैं बार बार पैसे मांगने। और अब कटोरा लेके घूम रहे थे, अब लग रहा है कि कटोरा भी उनका बिक चुका है। चाइना ने पाकिस्तान को एक बड़ा आइडिया दिया था ऐसे पैसे जुगाड़ करने के। वो क्या था? वो ये था कि चाइना ने पाकिस्तान से कहा कि देखो भाई, ये तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं हम लोग, अब क्या करेंगे, हम इसको ओपन कॉरिडोर कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हम इस कॉरिडोर से एक रास्ता ले जाएंगे अफ़गानिस्तान की ओर। जब हम अफ़गानिस्तान के ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, फिर हम बोलेंगे कि बाहरी देशों मुल्कों को कि आओ यहाँ इन्वेस्ट करो इस प्रोजेक्ट में। तो क्या होगा, बाहर के मुल्क आ जाएंगे इन्वेस्ट करने, तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और भाई ये रोड तो तुम लोग अपने जो है इंटरेस्ट के लिए बनाया हुआ है, अपने फ़ायदे के लिए बनाया हुआ है। अब तीसरा मुल्क क्यों आके यहाँ इन्वेस्ट करेगा? और वो भी जुड़ेगी अफ़गानिस्तान। आज की डेट में पता है सबको कि अफ़गानिस्तान किस परिस्थिति में है, और चाइना और पाकिस्तान खुद के लाले पड़े हुए हैं इसको लेके। एक बोझ तो खुद तुमने अपने सर पे ले रखा है, अब दूसरों को उसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हो, फंसाने की कोशिश कर रहे हो। कोई तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि चाइना अभी बहुत परेशान है कि ना, जितने भी इसके CPEC के प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। ये बलूचिस्तान के जो है जो फ्रीडम फाइटर्स जिसे हम बोल सकते हैं, वो भी अटैक्स कर रहे हैं चाइनीज़ पे, पाकिस्तानी मिलिट्रीज़ के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हर जगह अटैक्स हो रहे हैं। तो चाइनीज़ भी अभी सेफ़ नहीं है और उनके प्रोजेक्ट्स भी इतने सेफ़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और चाइना किसी भी तरह से चाहता है कि ये जो है प्रोजेक्ट उसका सक्सेसफुल हो, क्योंकि ना अगर ये अनसक्सेसफुल हो गया तो उसका जो ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कोई भी देश इस पे और इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। और सही में अगर आप मानेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है ये BRI का आज के डेट में। क्योंकि ना चाइना का जो इकोनॉमी है, बाहर से तो सब कुछ सही लग रहा है कि चाइना का इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे से। अंदर से जैसे दीमक खाते हैं ना, वैसे खा के वो बिल्कुल खोखला हो चुका है चाइना। किसी भी वक्त उसका वो रिसेशन में जा सकता है, या जा भी चुका होगा। दुनिया को तो पता नहीं चलता ना, ये बात 1-2 महीने पता चलेगा, बाद पता चलेगा कि क्या हो रहा है चाइना के भीतर। और पाकिस्तान और चाइना का और एक रोल है कि उनका एक डिफेंस स्ट्रेटजी है और डिफेंस टाई है। वो क्या, चाइना क्या करता है? चाइना आर्म्स बेचता है पाकिस्तान को। किस लिए?
क्यों ना भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल करे। और चाइना का और एक इंटरेस्ट है पाकिस्तान को आर्म्स बेचने में कि वो इंडियन ओशन रीजन में गड़बड़ी फैला सके, ये भी उसका वो है, प्लान में है। लेकिन यूएस का प्लान क्या है कि यूएस तो एंटी चाइना है, तो यूएस अभी बोल रहा है कि पाकिस्तान को, तुम अगर चाइना के साथ ज़्यादा घुलोगे मिलोगे बेटा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल चाइना के गोदी में बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि हमारे अब्बू शी जिनपिंग कितने अच्छे हैं, हमें इतने पैसे देते हैं, हमें इतना खुश रखते हैं, हमारे इतने प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, हमें बिजली का प्रोजेक्ट्स बना के दिया है, सड़कें बना के दिया है, फैक्ट्रीज बना के दी हैं, वाह वाह हमारे प्यारे शी जिनपिंग। अब अमेरिका तो नाराज़ होगा, अमेरिका जितना बोल रहा है कि तू भाई अपना रिश्ता काट चाइना से, मैं तेरी मदद करूँगा, अब ये हो नहीं रहा है, क्यों ना बुरा फंसा हुआ है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान क्या गेम खेल रहा था, पाकिस्तान अमेरिका को भी खुश करना चाहता था, चाइना को भी खुश करना चाहता था। अब आखिर क्या होगा, बुरा फंसेगा। अब क्या हुआ है ना, जो तख्ता पलट एक्सपर्ट डोनाल्ड लू, वो उनका जो है क्या नाम है, असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया है वो डोनाल्ड लू, जो कि तख्ता पलट करता है। तो उसने कहा है कि देखिए, अब अमेरिका में उसने कहा है कि देखिए अब चाइना जो है, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट अभी बंद है, अब पाकिस्तान में एक भी कौड़ी वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। और रही बात चाइना के जो बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी खतरे में हैं। और जो पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है, तो उनको पता है ना कि टेररिस्ट्स कैसे अटैक करते हैं, तो वही टेररिस्ट्स अभी चाइनीज़ को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री को अटैक कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, डोनाल्ड लू ने कहा है उसके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को। तो और उसने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है कि भाई एक काम करते हैं, हम $101 मिलियन देते हैं पाकिस्तान को कि अपना जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के भीतर, उसको कैसे स्ट्रेंथन करे और टेररिज्म को कैसे कॉम्बैट करे, और देश थोड़ा, जो देश का जो इकोनॉमिक स्थिति जो है वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए। अब $101 मिलियन दे के वो लोग पूरे पाकिस्तान को स्टेबलाइज करेंगे। मतलब दिमाग देखिए सब, और कैसे दिमाग चलाते हैं ये लोग। लेकिन क्या हुआ है, इस बीच आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ गए थे चाइना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो CPEC का सेकेंड फेज़ का जो है इनॉग्रेशन, मतलब काम शुरू करने का, उन्होंने डील कर लिया है। अब काम शुरू होगा कि नहीं होगा वो चाइना स्टिल एप्रीहेंसिव, वो अभी करेगा कि नहीं करेगा वो सोच रहा है। और चाइना के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो पाकिस्तान को दे, क्यों ना उसको पता है कि जितने पैसे देगा ये पाकिस्तानी सारे निकल जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे, ये हालत है। तो अब इस परिस्थिति में जब पाकिस्तान के ये हालत है, तो एक नई कहानी लेके वो आए हैं। अब पाकिस्तानी जो है लोगों को गोली देने में एक्सपर्ट है। अब कैसे भी हो लोगों को पाकिस्तान की ओर खींचे और पैसे कैसे ऐंठे, यही उनका जो है प्लान रहता है हर वक्त। तो अब क्या हुआ है, एक टॉप पाकिस्तानी जो है सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, वो पिछले शुक्रवार को ही सामने आके उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पानी के नीचे अरेबियन सी में सिस्मिक ज्योग्राफिक सर्वे हुआ था, और उसमें पता लगा है कि हमारे जो पाकिस्तानी टेरिटरी वाटर्स के अंदर, टेरिटरी के अंदर जो है गैस के खदान, तेल के खदान भरे पड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इसे ब्लू वाटर इकोनॉमी का उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया हुआ है। और उन्होंने कहा कि आगे चल के एक्सप्लोरेशन किया जाएगा और हम लोग जो है बिडिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, और दुनिया भर से लोग आके यहाँ कंपनी आएंगे, फिर हाँ जो कोई बिड जिसका बिड सबसे हाई होगा हम उस पर उसको एक्सप्लोरेशन का काम दे देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये दुनिया का
चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का खदान होगा, दुनिया का सबसे बड़ा तो वेनेजुएला में है, फिर यूएस में है, फिर क्या बोलते हैं उसको, सऊदी में है, ईरान में है, कनाडा में है, रशिया में है, इराक में है। तो ये सारे देशों में है। तो ये पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि 4th लार्जेस्ट ये ऑयल और गैस रिजर्व है। अब हमारे देश के जो है एक टॉप ऑफिशियल ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के जो हैं, उन्होंने कहा कि देखिए अरेबियन सी में ऐसे सिस्मिक सर्वे करके ऐसे आपको कुछ ऐसा लगेगा कि गैस और ऑयल है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जो इन्होंने कहा है वो सटीक है, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा और एक्सप्लोरेशन का कॉस्ट पड़ेगा कम से कम $3 बिलियन। $3 बिलियन कोई मामूली रकम नहीं है, वो पाकिस्तान के पास है भी नहीं। इसीलिए तो पाकिस्तान ने ये गोली दे रखा है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गैस और तेल का खदान है, निकला है। तो इससे क्या होगा, बड़े बड़े देश अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, चलो पाकिस्तान तेल का खदान है, हम उसको खोदेंगे, तेल निकालेंगे। तो उस चक्कर में आके पहुंच जाएंगे ये लोग, अरबों खरबों रुपए डॉलर्स उसमें खर्च करेंगे, निकलेगा कुछ नहीं। क्योंकि ना एक्सॉन मोबिल करके एक कंपनी था, अमेरिकी कंपनी, वो 2018 में आया था, उसने एक्सप्लोरेशन की थी, उसको कुछ नहीं मिला, वो अपना दुकान बंद करके वापस चला गया था। तो पाकिस्तान कहानी बनाने में एक्सपर्ट है, गोली देने में एक्सपर्ट है, और बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट है, और पैसे ऐंठने में एक्सपर्ट है। तो पैसे ऐंठेगा, देखिए ये सिक्योरिटी ऑफिशियल ने ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, सामने लाया है, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ये सिक्योरिटी। इसका मतलब कहानी रची गई है ना, ये प्लान बनाया गया है कैसे पैसे इन्वेस्टमेंट लाया जाए बाहर के मुल्कों से। दोस्तों और एक मज़ेदार बात मैं बताऊं इतना खस्ता हालत किसी मुल्क का ऐसे हो, मतलब समझ नहीं आया कैसे हुआ है। अब पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है कि पूरे बैन लगा दिया है कि जो है एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, मतलब जो खरीदारी के ऊपर, गवर्नमेंट में जो है गाड़ियां खरीदी नहीं जाएंगी, कोई मशीन खरीदी नहीं जाएंगी। फिर विदेशों में जो जाते थे ना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो बाहर के मुल्कों में जो ट्रीटमेंट के लिए जाते थे वो बंद है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर दिया है। कितना खस्ता हालत है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद, क्योंकि न जो सैलरीज भी वो नहीं दे सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे भी नौकरी पे रखा जाएगा तो वो कंसोलिडेटेड जो है उनको सैलरी दी जाएगी, मतलब एक लमसम पकड़ा दिया जाएगा, भाई हो गया महीने का, तुम जाओ अभी, और जिस दिन चाहे नौकरी से भी निकाल सकते हैं वो लोग। तो ये हालत है पाकिस्तान का। उसके ऊपर है कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने क्या कहा है कि भाई बिजनेस जो कर रहे हो सारे टैक्सेस भरो। लेकिन बिजनेसेस क्या बोल रहे हैं, बिजनेस जो कारोबारी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं भरेंगे। तो ये भी एक चल रहा है। अब क्या करेगा गवर्नमेंट, अब बोलेगा कि भाई टैक्स नहीं भरोगे तो हम फाइन लगाएंगे, जब्त करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो और भी अराजकता जो है देश के भीतर बढ़ेगा। ऊपर से बिजली के बिल इतने ऊंचे हैं कि लोग बिजली का बिल भी नहीं भर सकते हैं, अंधेरे में रहेंगे इसके बाद। क्योंकि ना चाइना जो है वो छोड़ने वाला नहीं है, वो एक पैसा बिजली जो है, चाइनीज़ कंपनी जो बिजली बनाती है ना, एक पैसा कम नहीं करेगा वो लोग। तो धीरे धीरे पाकिस्तान मुल्क के भीतर ये हालत हो जाएगा कि लोग जो है, जो गवर्नमेंट है उस, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ है उसी तरह पाकिस्तान में ही होगा। सारे सड़कों पे उतरेंगे, पार्लियामेंट को घेरेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेस को घेरेंगे और बोलेंगे कि भाई तुम निकलो। और इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाएगा? पाकिस्तानी आर्मी, असीम मुनीर, पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ। याद है बड़े मियाँ जब प्राइम मिनिस्टर थे, मुशर्रफ ने क्या किया था, तख्ता पलट की थी ना,
वही हालत होने वाला है पाकिस्तान के भीतर, वही तख्ता पलट होगा कि ना। पाकिस्तान को एक भिखारी मुल्क बना के छोड़ दिया है इन लोगों ने। और भी कहानी सुनिए, मज़ेदार कहानियाँ हैं, वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि भिखारी पाकिस्तान से जो है भिखारी गल्फ़ के देशों में इतने बढ़ चुके हैं कि वो बेचारे परेशान हो गए हैं। मिडल ईस्ट के देश जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, फिर कुवैत, कतार, इन लोगों ने कहा है कि भाई तुम्हारे देश से लोग आ रहे हैं, हमारे देश में भीख मांग रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, परेशान हो गए हैं वो लोग, वापस लेके जाओ इनको, इन भिखारियों को, हमारे देश क्यों भेज रहे हो भिखारियों को। अब पाकिस्तान जो है, अब वो सोच रहे हैं कि क्या भाई भिखारी। फिर उन्होंने वो क्या इन्वेस्टिगेशन किया, और उनका जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने फिर स्क्रूटिनाइज करना शुरू किया कि यहाँ से जो लोग जाते हैं विदेशों में, ज़्यादातर जो गल्फ़ के देशों में जाते हैं, तो उनका जब इमिग्रेशन के टाइम जब चेकिंग हुआ तो उनको पता चला ये जो ट्रेंड है सही में चल रहा है। और ज़्यादातर लोग जो हैं टूरिस्ट बन के, ये जो भिखारी पाकिस्तानी भिखारी जो है वो टूरिस्ट बन के वीज़ा लेके जा रहे थे, सऊदी जा रहे थे, फिर यूएई जा रहे थे, इराक जा रहे थे, ईरान जा रहे थे, ओमान जा रहे थे, तुर्की जा रहे थे। वहाँ जाके क्या करेंगे, गए तो हैं टूरिस्ट बन के, वहाँ जाके भीख मांगेंगे, कटोरा लेके भीख मांगे। भिखमंगों का देश है भाई, यही तो है उनका काम, भीख मांगना। तो प्रधानमंत्री से लेके आम आदमी पाकिस्तान में भीख मांग रहा है, भिखमंगों का देश। अब क्या हुआ, उनका जो सेनेट का जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, उनका ये कहना है कि 90% 90% जो विदेशों में जो भिखारी पाए गए हैं, 90% भिखारी जो विदेशों में पाए गए हैं वो पाकिस्तानी है। सोचिए दोस्तों, ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, ये भीख मांगने में भी एक्सपर्ट है यार। लोगों को गोली देके पैसे ऐंठने में भी एक्सपर्ट तो पता था यार, भीख मांगने में भी एक्सपर्ट हो यार, हो क्या तुम लोग, बड़े अच्छे नमूने हो यार। और उसके अलावा उनका ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक मीटिंग हुआ था, उसमें ये खुलासा हुआ कि 44,000 ये 1.5 सालों में जो पाकिस्तान से जा रहे थे, इमिग्रेशन ने उनको ऑफलोड किया है जहाज़ पे चढ़ने से पहले, ये सारे जा रहे थे विदेशी मुल्क भीख मांगने के लिए। सोचिए 44,000 भीख मांगे जा रहे थे इन 1.5 सालों में भीख मांगने विदेश। कितना बड़ा ये बिजनेस है उनके देश में, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, मैं नहीं बना के बोल रहा हूँ आपको। सोचिए क्या है ये लोग। और एक बड़ा ही शर्मिंदगी वाली बात है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि 22,000 पाकिस्तानी 88 देशों के जेलों में बंद पड़े हैं। 22,000 पाकिस्तानी सोच सकते हैं आप लोग। तो ये ऐसा है कि यूएई में कम से कम 5,500 लोग बंद पड़े हैं, सऊदी में 10,500 लोग बंद पड़े हैं। तो ये बन गए 74% जो है ये 22,000 से। और बाकी जो है वो मलेशिया के जेलों में, यूके के जेलों में, ओमान के जेलों में, बड़े ये जो है ये सारे बंद पड़े। तो सोचिए 22,000 सजायाफ्ता सारे बंद पड़े हैं ये बाहर के देशों में ज़्यादातर। और उसके अलावा और भी देशों में है, जैसे कि मैं देश तो इतनी याद नहीं रहते, मैं पढ़ देता हूँ आपको। तुर्की में है, बहरान में है, ग्रीस में है, चाइना में है, यूएसए में है, जर्मनी में है। सोचिए क्या करते रहते ये लोग, विदेशों में भी जाके शांति से नहीं रह सकते। टेरर फैक्ट्री इसीलिए बोला जाता है इनको, कहीं पे भी जाके। अभी 22/11 जैसे एक कांड करने वाले थे ना, पकड़ा गया ना लड़का अमेरिका में, तो कहीं पे भी वो शांति से, उनको सिर्फ दहशतगर्दी फैलाना है या क्राइम करना है, ये ही है उनका जो है। अभी डीएनए बन चुका है उनका। तो अब क्या हुआ ना, ये जब हो गया तो उनका एक इंटीरियर मिनिस्ट्री का और एक मीटिंग हुआ था।
तो उस इंटीरियर में जो है उनका जो ओवरसीज सेक्रेटरी है पाकिस्तान का, जीशान खानज़ादा, उन्होंने मीटिंग किया था ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी जो विदेशों में जाते हैं वो जानबूझ के जाते हैं भीख मांगने के लिए, जानबूझ के जाते हैं भीख मांगने के लिए। विदेश जाते हैं कोई घूमने, कोई कामकाज के लिए, ये जाएंगे भीख मांगने। ये हो गया। फिर उन्होंने और एक बड़ा एक मैंने शॉकिंग खुलासा किया है। उन्होंने ये कहा है, उनका जो राणा महमूदुल हसन काकड़, वो चेयर है उसी स्टैंडिंग कमेटी का, सेनेट का, उन्होंने कहा कि 90% पाकिस्तानी जो कि हज के लिए जाते हैं वो ज़्यादातर सऊदी में, उनके यहाँ जो मक्का जो मस्जिद है उसके यहाँ 90% जो पॉकेटमारी होती है, वहाँ मॉस्क के भीतर 90% पाकिस्तानी है। मतलब सोचिए क्या नाम है। ये बोलते हैं ना बदनाम भी बड़ा नाम है, ये वही है। पॉकेटमारी में भी एक्सपर्ट, भीख मांगने में एक्सपर्ट, पॉकेटमारी में एक्सपर्ट, गोली देने में एक्सपर्ट, सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है। अब देखिए ऐसा हुआ है कि जापान में लोगों की ज़रूरत है, तो कई मुल्कों से लोग ट्रेनिंग लेके जापानीज़ लैंग्वेज सीख के, वहाँ का जो रिक्वायरमेंट है सारी स्किल्स को सीख के वो जाते हैं। तो भारत से 1.5 लाख लोग गए हैं, नेपाल से भी गए हैं कम से कम 50,000 लोग, वो भी जापानी भाषा सीख के गए हैं। पाकिस्तान से कितने गए हैं? 200 गए हैं। अब यकीन नहीं करेंगे, उन 200 में से कई सारे भीख मांग रहे हैं जापान में जाके। हाल ही में क्या हुआ, 2 पाकिस्तानी बंदे भीख मांग रहे थे जापान में, तो किसी ने पैसे नहीं दिए, तो वो 2 भिखारी उस बंदे को, बेचारे जापानी बंदे को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। सोचिए, भीख अगर कोई नहीं देता है तो वो बंदे को मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा है पाकिस्तानी भिखारी, बड़ा टैलेंटेड भिखारी हैं पाकिस्तान के। उसके अलावा अभी क्या है, अब मैं अगर पाकिस्तान के भीतर की बात भी करूं तो ऐसा कहा जाता है कि रमज़ान के वक्त भर भर के पाकिस्तान के दूसरे, पंजाब के दूसरे जगह से वो कराची जाते हैं रमज़ान के वक्त भीख मांगने। मतलब शरीफ लोग भीख मांगने जाते हैं कराची में, और कहा जाता है हज़ारों की संख्या में भीख जो मांगने भिखारी पहुंच जाते हैं कराची। सोचिए क्या इंडस्ट्री है भिखारियों का। इसीलिए पंजाब जो प्रोविंस में पाकिस्तान में जेल के अंदर सेपरेट बैरक्स बनाए गए हैं, सेपरेट बैरक्स बनाए गए हैं। जो भिखारियों का सरगना, जो चीफ होगा, उसे रखा जाएगा सेल में, और फिर 200, 500, 1000 के तादाद में जो भिखारी कैसे रह सकते हैं जेल के अंदर, वैसे मतलब पंजाब प्रोविंस के सारे जेलों में अलग सा भिखारियों को रखने के लिए जेल के अंदर बंद बैरक्स बनाए जा रहे हैं। सोचिए भिखारियों का इंडस्ट्री कितना बड़ा है पाकिस्तान में, और भिखमंगे कितने हैं पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि वो काम काज नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं, उनका वो इंडस्ट्री है, तो वहाँ उनका वैसे ही है। वीज़ा दिया जाता है, पासपोर्ट बनाया जाता है, बाहर के मुल्क में जाके भीख मांगो, देश में भीख मांगो, एक बड़ा कारोबार है पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसे ही हालत बना रहा तो असीम मुनीर जो है वो तख्ता पलट भी कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ना छोटे मियाँ शहबाज शरीफ की बस की बात ये है नहीं। IMF लोन देने से रहा, क्योंकि ना ये पाकिस्तान अभी चाइना के गोदी में बैठा रहेगा और चाइना की मदद करता रहेगा ये इंडियन ओशन रीजन में। एक चीज़ है कि ये जो छोटे मियाँ शहबाज शरीफ है, उनको लग रहा है कि आर्मी उनके साथ है, लेकिन आर्मी उनके साथ नहीं है, क्योंकि ना पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने बांग्लादेश में मदद की है अमेरिका को तख्ता पलट करने में, और जो भी मिला है पैसे वो अपने ही भीतर मिल बांट के खा चुके हैं वो लोग ना। पाकिस्तानी आर्मी और ISI तो मर्सनरी का काम करती हैं, पैसे दो हमसे काम करवाओ, कहीं पे भी हम काम कर सकते हैं। और रही बात मालदीव्स की, मालदीव्स का यहाँ क्या हाल है? मालदीव्स का ये हाल है कि मालदीव्स के पास अभी इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे ही नहीं
कि वो कुछ खरीदारी कर सकते हैं। उनका जो सेंट्रल बैंक है मालदीव्स का, उसने अपना जो लिमिट है खर्च करने का, डॉलर का खर्च करने का लिमिट, डॉलर उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो उसका खर्च करने का लिमिट भी कम करके अभी $100 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान $100 से ऊपर विदेशों में कहीं पे भी खर्च नहीं कर सकता, ना कि निकाल सकता है। ये हो गई। अब बांग्लादेश की अगर बात हम करेंगे तो बांग्लादेश जो है इसी रास्ते जा रहा है, पाकिस्तान के रास्ते। तख्ता पलट हो गया है, जमात अभी उछल कूद मचा रहा है। अमेरिका का एक एजेंट बैठा हुआ है बांग्लादेश में इंटरिम हेड बन के। अब क्या हुआ, अब पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम बांग्लादेशियों के लिए वीज़ा फ्री कर रहे हैं। खुद को खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन बांग्लादेशियों के लिए वीज़ा फ्री। अब समझ नहीं सकते हैं कि क्या है इनका आइडिया, क्या होगा, फिर क्या करेंगे ये जमात के लड़कों को। और जो बेरोज़गार, अभी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बांग्लादेश में, और ये जो नई सरकार आई है तो इसके चलते बेरोज़गारी और भी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, सिर्फ पैसे यहाँ से पाकिस्तान से भिजवा लेंगे, फिर वहाँ से लड़कों को बुला लेंगे। टेरर का फैक्ट्री है, पढ़ाई लिखाई तो कुछ करेंगे नहीं, टेररिज्म का ट्रेनिंग दे देंगे। और एक दूसरा अभी तो नया उनका पाठशाला खुला हुआ है, जो है भिखारियों का ट्रेनिंग बड़े अच्छे से दे सकते हैं ये पाकिस्तानी। तो भीख मांगने का भी ट्रेनिंग दे देंगे बांग्लादेशियों को, तो फिर वो भी जाएंगे विदेशों में भीख मांगने। यही सब चलेगा अभी, और क्या है, क्यों ना बांग्लादेश का हालत पाकिस्तान जैसे ही हो रहा है। तो यही माहौल है अभी भारत के आस पड़ोस के मुल्कों का। श्रीलंका, लेकिन एक चीज़ है, श्रीलंका जो 2021 में जब बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया था उसने लोन भारत से मदद मांगी थी और लोन का रिस्ट्रक्चरिंग उसने कर दिया है। तो उसकी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे वापस पटरी पे आ चुकी है। मैं अभी 1-2 दिन की बात में बता रहा हूँ आपको। इसी साल के 8 महीने के भीतर श्रीलंका ने टूरिज्म में $2.5 बिलियन कमाए हैं। और ये जो 10 लाख लोग गए हैं श्रीलंका घूमने इन 8 महीनों में, उनमें से 2.5 लाख भारतीय मूल के हैं, भारतीय लोग गए हैं। उसके अलावा रशिया से भी लोग आ रहे हैं, कई और मुल्कों से भी लोग आ रहे हैं। तो श्रीलंका जो है, देखिए, किसी आलतू फालतू की चीज़ों में वो नहीं जुड़े हुए हैं, ना टेररिज्म में जुड़े हुए हैं, ना कुछ करते हैं। बड़े शांत स्वभाव के आदमी लोग हैं वहाँ के, श्रीलंका के। तो उन्होंने अपने जो है इकोनॉमी खुद से अपनी पटरी पे ले आए। कोविड के बाद क्या हुआ था, कोविड के बाद ये हुआ था कि टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और श्रीलंका एक टूरिज़्म पे निर्भर करने वाली देश है। तो अब टूरिज़्म वापस पटरी पे आ गया है, धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ रहा है। लेकिन मोहम्मद मुइज़ू जो मालदीव्स के हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत से मुझे कोई लेना देना नहीं है, चीन मेरा गुरु है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब मालदीव्स की हालत देखिए। तो इसी तरह से अगर भारत के साथ अच्छे संबंध बना के रखेंगे देश, तो तरक्की करेंगे, वरना क्या करेंगे। सबसे बड़ा देश है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भारत, और उस 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया का। तो भारत ही एक देश है जो कि आसपास के देशों को मदद कर सकता है और अपने साथ उनको भी इकोनॉमिकली स्वावलंबन और ऊपर लेके आ सकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।